नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो गया आपके पसंदीदा चुनावी शो सत्ता के महासंग्राम का। आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों से, जहां चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर कोई नेता अपने अपने वोट बैंक और जातियों को साधने में जुटा हुआ है। कोई रैली कर रहा है, कोई पदयात्रा निकाल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी और साथ में बीएसपी के साथ आम आदमी पार्टी भी एक अलग कोण बना रही है और सभी लोग अपना पूरा दम इस चुनाव प्रचार में अब झोंक दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलवल में चुनाव प्रचार किया। यहां से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनने दिया और जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करने नहीं दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा और क्या कुछ कहा, पहले एक बार देखते हैं। लगातार प्रधानमंत्री हरियाणा में भी रोड शो कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या कहा आज प्रधानमंत्री मोदी ने, एक बार सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हर काम को रोकती है। जिस तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को उन्होंने रोका, कश्मीर में संविधान के एप्लीकेशन को रोका, संविधान को वहां पर लागू नहीं होने दिया और जो भी काम है, साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम बहनों के 3 तलाक के मसले को भी कांग्रेस ने बहुत दिनों तक रोक के रखा। और मैं आपको एक बार प्रधानमंत्री मोदी की आवाज मैं कहूंगा तो ऑडियो एक बार प्रधानमंत्री तो ठीक है, आपको सुनवाएंगे। इसके बाद इसी दिन जो है, आज ही रैली में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो भी उपस्थित थे। उन्होंने भी चुनावी सभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। क्या कहा मुख्यमंत्री सैनी ने, एक बार सुनते हैं। 10 सालों में हरियाणा को क्या मिला? एक एमपी हाईवे कांग्रेस से 10 साल में पूरा नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी, 152 डी, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, देहरादून अंबाला दिल्ली एक्सप्रेसवे और हरियाणा के हर जिले से गुजरता हुआ एक नेशनल हाईवे हरियाणा को दिया है। यह मात्र 10 सालों में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज रेवाड़ी में एम्स का काम शुरू हो चुका है। जज्जर में एम्स का कैंसर सेंटर बन चुका है। अंबाला में कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार है। प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा केंद्र झज्जर आ गया है। देश की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनने जा रही है। आज हरियाणा एक हरियाणवी राम का नाम भी लेता है और रामलला के दर्शन भी करने जाता है। यह सब 10 वर्ष के अंदर हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज हरियाणा का लाल सीमा पर जाता है तो पत्थरबाजों के हाथों उसकी जान नहीं जाती है। यह बदलाव पिछले 10 सालों में हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके आशीर्वाद से बनी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कारण आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस यह सब करना तो दूर, इन कामों की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कांग्रेस एक का एक ही सिद्धांत है। अंग्रेज कहते थे फूट डालो, राज करो। कांग्रेस कहती है झूठ बोलो और राज करो। पहले हरियाणा में 7 झूठ की गारंटी दी, लगा कि इससे तो बात बनेगी नहीं। अब तो पूरा का पूरा झूठ की किताब कांग्रेस ने उतारने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करने के बाद हरियाणा के चुनाव समर में जहां नायब सिंह सैनी पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है, वहीं उनकी विधानसभा सीट लाडवा में उनकी उपस्थिति, उनकी धर्मपत्नी जो है, अनुपस्थिति को उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी जो है वो पूरा कर रही है। चुनाव प्रचार का जिम्मा उन्होंने संभाल रखा है। सुमन सैनी ने हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा से आज खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार उन्हें भी सुनते हैं। बहुत अच्छा
उत्साह है लोगों के बीच में। मैं लगातार पिछले कई हफ्तों से लोगों के बीच में हूँ। आज हर वर्ग संतुष्ट है, चाहे हम किसान की 24 फसलों के MSP देने की बात करें, चाहे गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने की बात है। जो एक गरीब कोई बड़ी बीमारी आ जाती थी उसको ये हर टाइम डर रहता था कि किस तरीके से मैं इलाज करा सकूँगा, और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड एक रामबन का जो काम उसने किया है, और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। आज बड़ा उत्साह है। बेट गांव में गई, वहाँ 20 बच्चे गांव के लगे, लाडवा में अपने बच्चे लगे, लीग गांव के लगे। इस तरीके से जिस गांव में जाते हैं सब गांव के बच्चे लगे हैं, जहाँ युवाओं ने एक उनका मनोबल टूटा था कि अब तो नौकरी ऐसे मिलेगी नहीं, पैसा दे के मिलेगी, और गरीब के पास उतना पैसा भी नहीं है कि गरीब कहीं से पैसा उठा के दे दे और नौकरी मिले। और आज एक गरीब एक छोटे परिवार को नौकरी मिल रही है, बहुत बड़ी गरीब को राहत है। और ऐसी महिला को सुरक्षा को देखते हुए महिला थाना खोला है, 50% की भागीदारी दी है। मैं गाँव में जाती है, सरपंच बनी हुई है मेरी बहनें, पंच बनी होती है। बड़ा अच्छा लगता है जब मंच से बोलती है, स्वागत करती है, वो धन्यवाद करती है। बड़ा ही हमारे लिए गौरव और गर्व का विषय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगी पूरे हरियाणा वासियों को और अपने लाडवा वासियों को कि लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व है, सभी घर से बाहर निकलें और अपना मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि मतदान सबसे बड़ा दान है और यही मतदान ही सरकारें बनाता है। और जिस तरीके से केंद्र के अंदर इन लोगों ने सरकार बनाई और जो देश का विकास हो रहा है, देश को नई दशा और दिशा देने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। तो 5 तारीख को मतदान होना है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत हरियाणा में झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नायब सिंह सैनी तो करीन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल हरियाणा में के पंचकुला में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 500 सालों के विवाद को बीजेपी सरकार ने 2 सालों में निपटा दिया और आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा योगी आदित्यनाथ जी ने। कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। पिछले 7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी माफिया ने कहीं पे कोई कब्जा किया है तो खाली हो चुका है, स्वयं खाली हो गए। इससे पहले कि वहां बुलडोजर चलता हो स्वयं खाली होके भाग गए। अब वहां कब्जा नहीं होता है। 7.5 वर्ष में वहां कोई दंगाई नहीं हुआ। दंगाई या तो जेल में या जहन्नुम में। राम नाम सत्य है की यात्रा निकल गई। और बहनों और भाइयों, यही मैं कहने के लिए आया हूं, कार्य करने के लिए दम चाहिए और दमदार सरकार भी चाहिए। जब सरकार होगी दमदार तो कार्य होगा ईमानदारी के साथ। तो योगी आदित्यनाथ के बाद जो केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान चुनाव पर प्रचार के लिए कैथल पहुंचे थे। कैथल में उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनते हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। 2 लोग मेरे पास आए, एक जवान एक बूढ़ा, टिकट मांगने आए। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि भैया जवान को देना तो इसको देना और बुजुर्ग को देना तो मुझे देना। मैं नाम पूछा तो सरने में गई थे। तो मैंने कहा बात क्या, सरने में गई लग रहे हैं, कोई रिश्ता है क्या? बोले कुछ नहीं, ये मेरा बेटा है, मैं इसका 2 या तीसरे को दे मत देना जी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, देखते हैं पार्टी सोचेगी। चलेगा 2 घंटे बाद जवान आया अकेले में,
और मुझे कहने लगा वो तो मैं उनके साथ आदमी का अभी तो मिलके गए थे। हाँ बोले लेकिन प्राइवेट बात करनी, मैंने कहा क्या? अरे बोले वो तो पिताजी तो मेरे बूढ़े खूसट हो गए, वो नहीं जीत सकते, आप तो जवान को ही देना, मैं ही जीत के आऊंगा। मैंने सोचा घोर कलयुग है यार, बेटा बाप के लिए कह रहा है। लेकिन 2-3 घंटे बाद शाम को अंधेरे में बाप भी आ गए और कहने लगे वो तो नालायक है, वो थोड़ी सेवा कर पाएगा, काम तो मैं ही करूंगा, ये यहां चल रहा है भैया। और बीच में शैलजा मैडम अलग आ जाए। ये कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। राहुल गांधी तो आके आए अमेरिका में कि मौका आने दो, आरक्षण खत्म कर देंगे। जब जब कांग्रेस सरकार बनाई, क्राइम, करप्शन और कमीशन 3C की सरकार, अपराध बढ़ते हैं, कमीशन लिए जाते हैं और केवल भ्रष्टाचार होता है। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, लंबी बात नहीं करूंगा, ये कांग्रेसियों के चक्कर में मत आ जाना। अब बात कांग्रेस की करते हैं। राहुल गांधी हरियाणा में पदयात्रा कर रहे हैं और कोई बड़ी सभा उनकी नहीं हो रही है, वो पदयात्रा कर रहे हैं और पार्टी के बीच में जिस तरीके से फूट और मान मनोबल का दौर चल रहा है उसी में राहुल गांधी लगे हुए। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, कांग्रेस नेताओं की एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर कल अंबाला की चुनावी रैली की है, जिसमें राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ उठाकर पैचअप कराते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सियासी मायने क्या है, क्योंकि सियासत में संकेतों का अपना रोल है, अपनी भूमिका है, अपनी भाषा है। संबंधों को लेकर समीकरणों तक बनने बिगड़ने की इस प्रक्रिया में संकेत सबसे बड़े संदेशवाहक होते हैं, खासकर तब जब चुनावी मौसम चल रहा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और इसके 5 दिन पहले यानी 30 सितंबर की यह तस्वीर जो सामने आई है, साफ लगता है इस तस्वीर में कि राहुल गांधी, दोनों जो नेता हैं जिनके बीच में जो खबर है कि दोनों नेताओं की एक दूसरे से बनती नहीं है, तो गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा तक सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर उठाए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के सियासी मायने क्या है, इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस संकेत की भाषा में कौन सा संदेश देना चाहती है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। और इसी पे हम चर्चा भी करेंगे कि क्या जो डिफरेंसेस चल रहे थे कांग्रेस के भीतर में, हुड्डा गुट जो है और जो शैलजा जी का गुट है, उन दोनों गुट के बीच में जो दूरियां चल रही थी, क्या जो केंद्रीय नेतृत्व है खासतौर पर राहुल गांधी, क्या उन दूरी को पाटने में उन्हें सफलता मिल गई है? जिस तरीके से एक साथ मंच पर लाने की कोशिश हो रही है, चुनाव प्रचार में शैलजा को लाने की कोशिश हो रही है, क्या यह कोशिश रंग लाएगी? क्या दोनों के हाथ को साथ में रख करके हाथ कोई कमाल कर पाएगी? हरियाणा में इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। हमारे पास जो कुछ मेहमान उसकी लिस्ट हमारे साथ है। मैं आपको एक बार मैं अपने गेस्ट से, कोऑर्डिनेटर से कहूँगा कि एक बार दो हमारे साथ हिम्मत यादव जी हैं और रामधारी जी शर्मा हैं हमारे साथ। दोनों मेहमानों का स्वागत है और हिम्मत यादव जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। हिम्मत यादव जी, आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सलीके से चीज़ों को रखते हैं। आज जो एक तस्वीर सामने, हालांकि हर एक रैली में हर एक नेता इस तरीके की तस्वीर जो आती है, सारे नेता एक साथ हाथ उठा करके अभिवादन करते हैं, लेकिन अभी जो तस्वीर है लोगों के मन में ये आता है कि ये हाथ जो है दोनों को मिलवाने के लिए, यानी जो हुड्डा और शैलजा जी के बीच में जो दूरियां हैं, उस दूरियों को पाटने के लिए राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या ये प्रयास कोई कमाल कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि दूरी केवल हाथ मिलाने से जो है खत्म हो जाएगी दोनों के बीच में? मुकेश जी, जी सभी दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्ट और आप सबको नमस्कार। जहां तक आपने कहा दूरियां, नाराजगी, तमाम चीजें आपने रखने की कोशिश की, ये ना तो कोई नाराजगी है ना कोई दूरियां हैं। ये दूरियां और नाराजगी केवल विरोधी दल के नेताओं को, विरोधी दलों को दिखाई देती हैं। जहां तक आप कांग्रेस के नजरिए से देखेंगे, किसी प्रकार की कोई दूरियां नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे आदरणीय नेता हैं। उनका जो कुछ इश्यूज पार्टी के अंदर होते हैं, जब फैसला कोई एक व्यक्ति करता है, दूसरा व्यक्ति करता है, तीसरा व्यक्ति करता है, चौथा व्यक्ति उसमें शामिल कई बार नहीं हो पाता है, तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं। उस इश्यूज को पार्टी प्लेटफॉर्म में रखा जाता है, आपके अपनी लीडरशिप के सामने समक्ष रखा जाता है, तो लीडरशिप उसको सुनती है और ये कोशिश होती है कि जो तमाम सामूहिक लीडरशिप है उसके अंदर तमाम प्रकार से किसी प्रकार का कोई जो है इस तरह का इशू ना बच जाए, जिसके कारण पार्टी को या जनता का किसी प्रकार से उसका नुकसान ना हो। राहुल जी, जो आप इस पर्टिकुलर इस तस्वीर की बात कर रहे हैं,
तो इस तस्वीर के अंदर आपको सिर्फ ये राहुल जी का ये प्रयास दिखाया गया है, ये प्रयास उन्होंने किया गया है कि हमारी प्रदेश की सामूहिक लीडरशिप में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। एकजुट होकर के हरियाणा की जनता आज जो भारतीय जनता पार्टी के कुठारघात और धोखेबाज जो इन्होंने सरकार हरियाणा के अंदर चलाई। हिम्मत यादव जी, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। ये आप कह रहे हैं कि पार्टी पटल पे अंदर में कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्टी पटल पे कमरे के भीतर में सारी बातें होती हैं, लेकिन मंच पर जाकर के आप जब दोनों के हाथ मिलाते हैं और साथ में पकड़ते हैं तो इसका संदेश जो है कुछ अलग जाता है। आखिर ये करने की नौबत पब्लिक के बीच में क्यों पड़ी? करेंगे इस पे चर्चा, और जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता हैं उनसे हम लेंगे राय और उनसे भी जानेंगे कि वो क्या देखते हैं इस तस्वीर। चर्चा हम कर रहे थे कि जो तस्वीर राहुल गांधी ने मंच से दिखाने की कोशिश की है उसके मायने क्या है। कांग्रेस के हिम्मत यादव भी बता रहे थे कि उनके मायने क्या है। एक बार बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है उनसे पूछूंगा कि राम राज्य जी, क्या आपको लगता है ये जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है, जो एक्चुअल में वो तस्वीर है, उससे संदेश क्या जा रहा है? क्या ये जो एक दलित और जाट विरोधी जो राजनीति वहां चल रही है, दलित और जाट में जो जिस तरीके से टसल चल रहा है कांग्रेस के भीतर में, क्या ये वो तस्वीर है? क्या ये तस्वीर उधर संकेत कर रही है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, एक कहावत है, जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो उसका बाद में कोई फायदा नहीं। तो चिड़िया तो इनके खेत को चुग चुकी है, जो इनकी पार्टी का डैमेज होना था वो हो चुका है। और ये दिल का मिलन नहीं है, एक तो अपने आप हाथ मिलाओ है, एक पकड़ के मिलाओ है, तो उसका बड़ा फर्क होता है। हमारे प्रदेश की जनता देख रही है, और जिस तरह से इन्होंने बहन जी का निरादर किया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। हरियाणा आज 58 साल का हो गया, तो इन्होंने SC BC समाज से कोई CM नहीं बनाया और ना ही डिक्लेयर किया। और हमारे मुख्यमंत्री OBC समाज से हैं, और अगले मुख्यमंत्री भी हमारे यही होंगे। और दूसरा, हमारे MP राज्यसभा दलित के बेटे, उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मैं MLA का चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। पार्टी ने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया, और आज वो हमारे इसराना से MLA कैंडिडेट हैं, आदरणीय कृष्ण पवार जी। ऐसे ही शैलजा बहन जी ने भी जिस तरह से इच्छा जाहिर करी, आपके मीडिया के माध्यम से भी, सोनिया जी से भी ये मिली, और इन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी करी, और प्रेस में भी आई, इनका वीडियो भी आए। तो जिस तरह से इन्होंने एक दलित की बेटी का, जो खुद 4-5 बार MP रह चुकी हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और इनकी पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनके फादर भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तो उनके जिस तरह से इच्छाओं का इन्होंने निरादर किया, तो मैसेज यही गया, दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल। फिलहाल तो हरियाणा की बात करें कि हरियाणा सहेगा कि नहीं सहेगा। हिम्मत यादव जी, एक जो चीज़ है जो चल रहा है कांग्रेस के भीतर में, आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन पब्लिक डोमेन में मैं अभी हरियाणा से ही आ रहा हूँ। हरियाणा में भी लोगों ने यही मन बनाया कि दोनों के बीच में चलती, लेकिन मुद्दा किसी जब पूछता हूँ कि भाई आखिर वजह क्या है, हुड्डा और शैलजा के बीच में जो टसल चल रहा है, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी टसल है, या लीडरशिप टसल है, या जो मिर्चपुर में 2010 में हुआ था वो टीस जो है अभी तक खत्म नहीं हुई है? मुकेश जी, जी, मेरे बड़े भाई राम जी ने जो बात कही, खेत की चिड़िया चुगने की बात, तो इन्होंने खेत के अंदर, जो हरियाणा के खेत के अंदर जो नफरत का बीज बोया था, आज इनका समय आ गया कि उस फसल को काटने का समय आ गया है इनका। और इनको उस फसल के अंदर जो इन्होंने जहर बोया, जो नफरत का बीज बोया, आज जनता इनको उनकी फसल काट करके इनके कांधे पे लाद कर इनको यहां से हरियाणा से रवाना करने का काम करने जा रही है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अपनी 10 साल की शासन की उपलब्धियों को जनता के समक्ष ना रख पाए और ना इन्होंने रखा। अब उसके बाबत तमाम चीजों को मुद्दा बना करके इनकी पार्टी में क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है,
अरे भाई आप अपनी पार्टी तो देखिए ना। ठीक है आप हिम्मत यादव जी, लेकिन जनता तो जानना चाहती है ना, क्योंकि आप भी ग्रैंड ओल्डेस्ट पार्टी है, आप सबसे पुरानी पार्टी है देश के, और आपकी पार्टी में कुछ अगर होता है तो ध्यान तो जाता है ना। तो ध्यान अगर जनता का उधर जा रहा है तो आप लोग को सफाई देनी चाहिए। हालांकि जो सवाल पूछा आपसे हिम्मत जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया, बताया कि हिम्मत यादव जी उसका जवाब देंगे। हिम्मत यादव जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मिर्चीपुर की घटना को मैं पढ़ रहा था और एनसीआरबी का डेटा भी कल मैं देख रहा था, तो उसमें हरियाणा में जो दलितों के खिलाफ जितने भी अपराध हुए हैं, उन अपराधों में ज़्यादातर जो एक्यूज्ड है वो जाट समुदाय से है, और मिर्चपुर में खासतौर पर है। उस मामले का अब तक निपटारा नहीं हुआ है। अभी तक जो लोग गए थे गांव छोड़ करके, वो उनकी वापसी नहीं हो पाई है। ये सवाल मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, क्योंकि कांग्रेस के शासन में अगर अत्याचार हुआ तो बीजेपी ने क्या किया उसे वापस लाने के लिए। हिम्मत यादव जी। देखिए मुकेश जी, एक आपने जहां तक बात की कि मिर्चपुर कांड तक की, उसको मिर्चपुर कांड तक मत कीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई तो किस प्रकार से हरियाणा ने हरियाणा के अंदर कभी दंगे नहीं हुए इस पैमाने पे। इनके सत्ता में आते ही हरियाणा के अंदर इतने बड़े दंगे हुए, और उसको जाट और गैर जाट की राजनीति के अंदर इन्होंने ये स्पेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी राज्य में जाते हैं ये एक प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में ये देखते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट कम्युनिटी क्या है, उसकी वोटिंग परसेंटेज क्या है, उसके हिसाब से ये एक खाई खोदने का काम करते हैं। वो इन्होंने सदा किया है। और जहां तक दलित ये तो ठीक है हिम्मत यादव जी, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से रणनीति बनाती है। ये तो आपका भी अधिकार है, आप भी बनाते हैं अपने तरीके से, बीजेपी भी बनाती है, इस पर तो आपत्ति नहीं करना चाहिए मुझे लग रहा है। राम राजी जी, मुझे लगा मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप सब देना नहीं चाहते। राम राजी जी, आपने मिर्चपुर की घटना के एक्यूज अभी भी खुले घूम रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि बीजेपी ने भी उनको कोई सजा नहीं दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया? जो दलित वापस चले गए, गांव छोड़ के चले गए थे, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हुई। देखो, जिस तरह से हिम्मत यादव जी ने उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर पाए, ये जवाब नहीं दे पाए, हिम्मत नहीं कर पाए। नाम तो मेरे भाई का हिम्मत यादव है, अच्छी बात है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पाए जवाब देने की। मेरे में एक दलित बेटी को जिंदा जला दिया था, जिंदा, और उनके फादर के साथ क्या किया था। उसके बाद में गोहाना कांड याद करो, बिल्कुल गोहाना कांड में क्या हुआ था। और दूसरा, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अरे सबसे ज्यादा देश विरोधी ताकतों से कौन मिला हुआ है? आपकी पार्टी, टुकड़े टुकड़े गैंग। उसके इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कौन था? इनकी पार्टी का पदाधिकारी है। उजलो बिहार से इन्होंने चुनाव लड़ाया और बहुत बड़ा पदाधिकारी बनाया। और मेवात में, ठीक है सर, जो सवाल पूछा जा रहा है आप लोग उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। फिलहाल हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्ता के महासंग्राम में आप जुड़े और हरियाणा के सारे अपडेट्स आप दोनों नेताओं ने दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आखिरी फेज के चुनाव हो रहे हैं। आखिरी फेज में जो है लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 3 बजे तक का जो डेटा हमारे पास है वो आ चुका है, और 3 बजे तक का जो डेटा हमारे पास आया है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान जो है अभी जारी है, और शाम 5 बजे तक 66.01% वोटिंग हो चुकी है। और लोगों ने, हालांकि इस पे आरोप भी लगे हैं, बांदीपुरा में 5 बजे तक 63.09% वोटिंग हुई है, और बारामूला में 5 बजे तक ये प्रतिशत जो है 56.09 रहा। तो जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के मतदान हो रहे हैं। जम्मू में 5 बजे तक 66.74 यानी करीब 67 वोटिंग जो है वहां पर हो चुकी है। कठुआ में 72.43% वोटिंग जो है वो हो चुकी है, और कुपवारा में 5 बजे तक 62.98 यानी करीब 63% वोटिंग जो है वहां पर हो चुकी है। सांबा में ये प्रतिशत 73.24 रहा है, और अभी 2 घंटे का वक्त जो है, माफ कीजिए, करीब 1.5 घंटे का वक्त जो है अभी बाकी है, और अभी भी जो मतदान केंद्र है वहां पर लंबी लाइनें लगी हुई है लोगों की, और मुझे लगता है कि यह प्रतिशत जो है करीब 75% तक बढ़ के जा सकता है। कुपवारा में 62.98 यानी करीब 63 सांबा में 73.24%, और जम्मू कश्मीर में अब तक जो है 66.74% जो है वोटिंग हो चुकी है। और आखिरी चरण का मतदान जो है वो आज पूरा हो जाएगा 8 तारीख को, यानी 8 अक्टूबर को
मतगणना होगी 5 तारीख को। हरियाणा में मतदान है एक ही चरण में, वहां पर सभी 90 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और हरियाणा के चुनाव हो जाने के बाद, यानी हरियाणा में मतदान हो जाने के बाद 8 अक्टूबर को मतों की गिनती होगी और मतों की गिनती में हम सबसे पहले आपको बताएंगे हर एक डेटा, और आपको 5 बजे शाम में उस दिन जिस दिन हरियाणा का चुनाव हो रहा है, हरियाणा में मतदान खत्म होगा, उसके बाद शाम को 5:30 बजे हम आपको एग्जिट पोल भी दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि कौन सी पार्टी ने किसकी बाजी मारी है, कौन सी पार्टी है जो वहाँ आगे चल रही है, जनता के दिल में किसने अपनी जगह जो बनाई। हमारे साथ रोहिल बसीर जो है वो जुड़ गए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। रोहिल, क्या अपडेट है? जो पिछले 2 फेज में जिस तरीके के चुनाव परसेंटेज थे, मुझे लग रहा है कि आखिरी चरण में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग रही है। रोहिल आपकी आवाज नहीं आ रहा है, एक बार अनम्यूट करें आप अपने आप को। रोहिल आवाज आ रही है आपको? जी रोहिल बताएं। तो ये अभी लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अभी भी मतदान केंद्र के बाहर जो है मतदाताओं की लंबी कतार है और 40 चरणों, अंतिम चरण की 40 जो सीटें हैं, उरी, पट्टन, सोनावरी, बांदीपुर, चिनौनी, बसोहली, बिलावट, बानी, जसरोटा, रामनगर, उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, कठुआ, विजयनगर, हीरानगर, बिश्नाह, रामगढ़, सुचेतगढ़, नरगोटा, जम्मू पश्चिम, चंबा, अखनूर, इन सारी सीटों पे जो है आज चुनाव है। कुपवारा में नासिर असलम वाणी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वहाँ से, और कठुआ में भारत भूषण है डॉक्टर, वो बीजेपी की तरफ से हैं। 40 सीटों पर अब तक 415 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और उनके भविष्य का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। जम्मू जिले में सबसे अधिक 109 जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार जो है वो खड़े हैं। 5060 जो है वो पोलिंग स्टेशन हैं। पाकिस्तान से सटे इलाकों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। पहले से ही इसे संवेदनशील जो है वो घोषित कर दिया गया था। इससे पहले 18 और 25 दिसंबर को 2 चरणों के चुनाव हुए थे और वहाँ पर भी इसी तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार जो हैं इस बार आखिरी चरण में उनके भाग्य का फैसला हो रहा है। 18 सितंबर को जब पहला फेज हुआ था 24 सीटों के लिए, उसमें 59% जो है मतदान प्रतिशत रहा था। 25 सितंबर जो दूसरे दौर का जो मतदान था 26 सीटों के लिए हुआ था, उसमें 57.31% जो रहा था। और तीसरा जो फेज है वो आज अभी तक जो हमारे पास डेटा है वो तो जिस तरीके से संकेत आ रहे हैं करीब 72 के एवरेज से अभी वोटिंग हो रही है, लेकिन एक डेढ़ घंटे का वक्त अभी बाकी है और 1-1.5 घंटे के बाद जब चुनाव आयोग अपने आखिरी फाइनल देगी तो मुझे लगता है कि ये 72 से 75 के बीच में कहीं जाकर के ठहरेगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में लगातार जो है मतदाताओं ने अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग सेंटर पे, मतदान केंद्र पे जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और लोगों को, हमारे साथ रोहिल जुड़ गए हैं। रोहिल, क्या लग रहा है तीसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत, क्या वजह है? विधानसभा आपकी आवाज अभी भी, रोहिल आपकी आवाज अभी भी जो है साफ नहीं आ रही है और मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का कुछ मसला है। और मैं रोहिल बसीर से बात नहीं हो पा रही, लेकिन वक्त हो रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। और कल जब सत्ता के महासंग्राम में आएंगे हम तो आपको बताएंगे किस तरीके से हरियाणा आखिरी दौर में, चुनाव के केवल 3 दिन बचे हैं, एक दिन के बाद जो है वहां चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, यानी 3 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। और आखिरी दौर में जो है सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है, छोटी पार्टियां हो, बड़ी पार्टियां हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, सभी लगातार ताबड़तोड़ जो है सभाएं कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है और अपनी अपनी पार्टी के एजेंडे को जनता के बीच में रखने की कोशिश की जा रही है।